अगर हम लोग कोई भी एसेट्स खरीदते और एसेट्स खरीदते वक्त अगर कोई एक्सपेंस होता है ना, तो वो एसेट्स में प्लस हो जाता है। यानी 50,000 की मशीन खरीदी, 2,000 रुपए का सपोज मैं एक्सपेंस करता हूँ, तो अब मेरा मशीन हो गया 50,000 प्लस 2,000, 52,000। तो जो हम लोग मशीन खरीदते हैं उसको कहते हैं परचेज प्राइस। जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओवरहेड एक्सपेंस, परचेज प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस बनता है। यानी जब मशीन खरीदेंगे तो मशीन के सामने हम लोग 50,000 प्लस 2,000, 52,000 लिखेंगे। अब कैसे खरीदा उसके लिए फिर क्रेडिट इफेक्ट पास करने की। क्लियर? गुड्स खरीदते हैं तो एक्सपेंस अलग से शो करना होता है, एसेट्स खरीदते हैं तो वो एक्सपेंस उसके साथ प्लस हो जाते हैं। लेकिन अगर आज मैं खरीदता हूं और आज मैंने एक्सपेंस किया तो वो उसकी परचेज प्राइस में प्लस हो जाएगा। आज खरीदता हूं 6 महीने के बाद उसके पीछे मैं खर्चा करता हूं तो उसके लिए एक्सपेंस अलग, तो उसके साथ प्लस होगा नहीं। अब आ जाता है सम नंबर 10 में। Write a journal entry for the following transaction in the books of Shri Lakshman Chandera. Journal of Shri Lakshman Chandera. First, a machine purchased by check 20,000 and paid for machine installation 500 in cash. मैंने मशीन खरीदा है 20,000 का और इंस्टॉलेशन के पीछे मैंने खर्चा किया 500 रुपए का। सबसे पहले अगर हम लोग मशीन खरीदते हैं तो मशीन कम्स इन, दैट इज एसेट्स कम्स इन मशीन अकाउंट डेबिट। अब मशीन की जो प्राइस है ना 20,000, इसको हम लोग कहेंगे परचेज प्राइस। वो 20,000 हमने पे किए चेक से, दैट इज बैंक इज द गिवर। तो 20,000 के लिए लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, बैंक को क्रेडिट करेंगे 20,000। और जो इंस्टॉलेशन चार्जेस वो फिट करवाने के पीछे का खर्चा, फिट करवाने का खर्चा 500 रुपीज वो हमने कैश से पे किया। यानी जो वहां पे इंजीनियर या जो भी टेक्नीशियन आएगा उसको हमने कैश 500 रुपए दे दिए, तो 500 रुपीज के लिए कैश गोज आउट, तो उसके लिए लिखेंगे टू कैश अकाउंट, यानी कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। 20,000 का मशीन 500 रुपए का खर्चा हुआ, यानी अब हमारा मशीन हो गया 20,500। सेकंड, फर्नीचर ऑफ ₹3,000 परचेज फ्रॉम कावेरी फर्नीचर। नाम दिया इसका मतलब मैंने उधार से खरीदा है। एंड कैरेज पेड इन कैश 50 रुपीज। वहां से यहां तक आने का जो खर्चा है कैरेज, टेम्पो भाड़ा, लारी भाड़ा जो भी, वो मैंने कैश से पे किया। तो सबसे पहले फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर कम्स इन फर्नीचर अकाउंट डेबिट। जो परचेस प्राइस है उसके लिए कावेरी फर्नीचर इज द गिवर, यानी फर्नीचर हमने उधार से खरीदा है, नाम दिया है ना इसलिए। 3,000 रुपीज फर्नीचर के सामने और कैरेज पे किया कैश से, तो उसके लिए कैश अकाउंट, बिकॉज कैश गोज आउट 50 रुपीज। 3,000 का फर्नीचर, 50 रुपए खर्चा हुआ, यानी टोटल मेरा फर्नीचर हो गया 3050। 50 शेयर ऑफ महालक्ष्मी मिल परचेज एट 100 रुपीज पर शेयर। मैंने है ना कोई महालक्ष्मी मिल होगी उसका शेयर खरीदा है, 100 रुपए का एक शेयर है, वैसे 50 शेयर खरीदे, यानी टोटल कितने रुपए के हुए, 5,000 रुपीज के शेयर हुए। जो हम लोग कोई कंपनी के शेयर खरीदते हैं ना तो वो हमारे लिए बन जाता है इन्वेस्टमेंट। अगर खरीदते हैं तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करने का, बेचते हैं तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करने का, क्योंकि शेयर खरीदेंगे तो शेयर आएंगे, जो चीज अंदर आती है उसको डेबिट करो। तो इन्वेस्टमेंट किया, शेयर खरीदा, तो उसके लिए यहां पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन, सिर्फ शेयर लिखो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट तो भी चलेगा, या तो ऐसे लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन महालक्ष्मी मिल शेयर अकाउंट डेबिट तो भी चलेगा। 100 रुपीज का शेयर खरीदा है, वैसे 5,000 रुपए के शेयर खरीदे। फिर आगे लिखा है ब्रोकरेज 20 पैसा पर शेयर, यानी दलाली, शेयर खरीदे तो दलाली पे करनी पड़ती है, ब्रोकर को ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। 20 पैसा को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 0.20, एक शेयर के पीछे 20 पैसा का ब्रोकरेज गया, सॉरी वैसे 50 शेयर है तो 50 इंटू 0.20 करेंगे तो कितना होगा, 10 रुपीज होगा।
यानी 5,000 रुपए का शेयर 10 रुपए मैंने ब्रोकरेज पे किया, यानी अब मेरा शेयर हो गया 5,000 प्लस 10 रुपीज, 5,010 रुपीज, यानी टोटल मेरा शेयर कितने का हुआ 5,010 रुपए का। अब यहाँ पे लिखा है आगे पेड बाय चेक, यानी ये जो पैसे मैंने पे किए ना वो पैसे हम लोग ने चेक से पेमेंट किया, तो उसके लिए बैंक इज द गिवर टू बैंक अकाउंट। 5010। देन फोर्थ, फॉर फर्नीचर ऑफ ₹5,000 गुड्स गिवन ऑफ ₹4,000। फर्नीचर खरीदा, उसके सामने गुड्स दिया। अगर गुड्स बेचते हैं तो सेल्स आता है, गुड्स बेचते नहीं है लेकिन और कोई रीजन से अगर गुड्स बाहर जाता है जिसको हम लोग कहते हैं गुड्स गॉन आउट अदर देन सेल, तो वैसी सिचुएशन में परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। यानी हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, और गुड्स गया मगर बेचा नहीं है तो वैसी सिचुएशन में परचेज अकाउंट को क्रेडिट करने का। अब याद रखना कौन सी चीज हमारे पास आई उससे हमें मतलब नहीं है, जो चीज हमारे पास से गई वो जो अमाउंट होती है ना वो यहाँ पे कंसिडर करने की। हमारे पास से गुड्स गया 4,000 का, यानी दोनों में लिखने का 4,000। ये टेक्निक इसमें याद रखना, जब हम लोग गुड्स के सामने एसेट्स खरीदते हैं तो गुड्स अगर जाता है तो जो चीज हमारे पास जाती है ना उसकी जो प्राइस होती है वो लिखने का। अगर मैं 4,000 रुपए का गुड्स दूंगा, उसके सामने 5,000 का मोबाइल खरीदूंगा ना, और मैं उसको कहूंगा कि भाई ये 4,000 का गुड्स है, मुझे 5,000 का मोबाइल दे या तो 5,000 का फर्नीचर दे, तो मुझे 5,000 का फर्नीचर थोड़ी देगा, 4,000 के सामने 3,000 का ही फर्नीचर देगा। यानी हम लोग कभी भी अपनी अमाउंट उसको शेयर नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे शो कर देंगे। और उसके पास से कितना खरीदा वो हमें जान के कुछ करना नहीं है। बार्टर सिस्टम हो गई ना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स। नेक्स्ट, एंड ओल्ड मशीन ऑफ ₹6,000 सोल्ड फॉर 5,000। एक पुराना मशीन था 6,000 का, मैंने बेचा 5,000 में, तो इसकी एंट्री अगर बेचते हैं तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। कैश आया क्योंकि मशीन बेचा, और मशीन गया तो मशीन गोज आउट टू मशीन अकाउंट। ओल्ड मशीन लिखो तो भी चले, सिर्फ मशीन लिखेंगे तो भी चलेगा। हमने 6,000 का मशीन 5,000 में बेचा है तो 5,000 रुपए आए, तो 5,000 रुपीज कैश कम्स इन। मशीन गया 6,000 का, 6,000 का मशीन 5 में गया, 1,000 रुपए का लॉस। अगर एसेट्स खरीदते हैं एसेट्स बेचते हैं ना, तो जो प्रॉफिट या लॉस है तो वो शो करने का। लॉस हो तो डेबिट, प्रॉफिट हो तो क्रेडिट। ऐसे याद नहीं रहता तो इसका डिफरेंस देखो, डेबिट साइड बच रहा है कि नहीं 1,000, अगर डिफरेंस डेबिट में बचता है तो लॉस, क्रेडिट में बचता है तो प्रॉफिट। अगर डिफरेंस डेबिट में बचता है तो लॉस, क्रेडिट में बचता है तो प्रॉफिट। ऐसे भी याद रख सकते, यार सिंपल टेक्निक। 6,000 का मशीन 5 में गया तो 1,000 रुपए का लॉस, लॉस होता है तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट 1,000। देन आफ्टर लैंड परचेज ₹50,000, मैंने जमीन खरीदी 50,000 की। इनकर्ड 2,000 फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल चार्जेस, जो दस्तावेज और वो सब डॉक्यूमेंट के चार्जेस होते हैं उसके पीछे 2,000 रुपए का खर्चा हुआ। यानी अब मेरी जमीन कितने की हो गई 50,000 प्लस 2,000 52,000। पेमेंट इज मेड इन कैश, ये पैसे जो है मैंने कैश से पेमेंट किया। तो जमीन खरीदी तो एसेट्स कम्स इन, तो लैंड आया तो लैंड अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से कैश गया कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट। टोटल 52,000 का मेरा एसेट्स हो गया। ये था सम नंबर 10। नाउ सम नंबर 11, ट्रांजैक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। रेवेन्यू का मतलब इनकम। ये सभी ट्रांजैक्शन एक्सपेंस और इनकम के हैं। याद रखो कोई भी नाम के बाद अगर ऐसा लिखा हो पेड तो समझ लो कि वो एक्सपेंस है। कोई भी नाम के बाद अगर ऐसा लिखा हो रिसीव्ड तो समझ लो कि वो इनकम है। सैलरी पेड एक्सपेंस, सैलरी रिसीव्ड इनकम। रेंट पेड एक्सपेंस, रेंट रिसीव्ड इनकम। ब्रोकरेज पेड एक्सपेंस, ब्रोकरेज रिसीव्ड इनकम। कमीशन पेड एक्सपेंस, कमीशन रिसीव्ड इनकम। जब एक्सपेंस करते हैं तो एक्सपेंस को डेबिट करने का, और खर्चा होता है तो कैश जाता है, कैश को क्रेडिट करने का।
इनकम होती है तो इनकम को क्रेडिट करने का, और इनकम होती है तो कैश आता है ना, तो कैश को डेबिट करेंगे। कैसे, देखो सम नंबर 11, for the following transaction of May 2014 write journal entry in the books of Shashank. Journal of Shashank. May 1st. Paid 500 rupees for refreshment in inaugural function of shop. हम लोग ने हमारी शॉप खोली, उसके पीछे जो इनॉग्रेशन का खर्चा होता है उसके पीछे 500 रुपए का खर्चा हुआ। अब शॉप हम लोग हर रोज नहीं खोलने वाले, ठीक है, एक ही बार करेंगे, तो ये खर्चा जो है ना वो किसी और खर्चे के अंदर इंक्लूड कर देने का, क्योंकि जो चीज लाइफ टाइम में एक दो बार होती है ना उसके लिए अलग से एक्सपेंस अकाउंट ओपन नहीं होता। तो ये जो खर्चा है वो दो जगह पे हम लोग रिकॉर्ड कर सकते, दो नाम से, या तो उसको सन्ड्री एक्सपेंस में बता दो। सन्ड्री एक्सपेंस का मतलब होता है परचूरन खर्च। दूसरा शॉप एक्सपेंस में भी बता सकते, शॉप एक्सपेंस का मतलब दुकान खर्च। शॉप एक्सपेंस लिखो तो भी चलेगा, सन्ड्री एक्सपेंस लिखो तो भी चलेगा। अभी हम लोग सन्ड्री एक्सपेंस लिखेंगे। चलो क्लियर। इनॉग्रेशन के पीछे जो खर्चा हुआ है वो चला जाएगा सन्ड्री एक्सपेंस में, और एक्सपेंस है तो उसको डेबिट करेंगे, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और पे किया है तो कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट, 500 रुपीज। ये सबसे पहला पॉइंट। देन आफ्टर सेकंड, परचेज नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट 400 रुपीज फॉर बिजनेस। मैंने बुक्स खरीदी है अकाउंट्स के लिए 400 रुपए की, बिजनेस के लिए अगर हम लोग बुक्स खरीदते हैं, पेन, पेंसिल, इरेजर, कोई भी टाइप का स्टेशनरी का सामान खरीदे तो उसके लिए वो सब चला जाता है स्टेशनरी एक्सपेंस में। उसके लिए बुक्स अकाउंट, पेन अकाउंट, पेंसिल अकाउंट, पेजिस अकाउंट वो सब नहीं आता, वो सब के सब चले जाते हैं स्टेशनरी में। स्टेशनरी हमारे लिए एक्सपेंस कहलाता है, इसलिए यहाँ पे उसका अकाउंट ओपन होता है जिसको हम लोग कहेंगे स्टेशनरी एक्सपेंस। सो स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, और हमारे पास से कैश जाएगा टू कैश अकाउंट। हमने 400 रुपीज का स्टेशनरी का सामान खरीदा। देन आफ्टर थर्ड, पेड 200 रुपीज फॉर वेजेस, 100 रुपीज फॉर कैरेज। वेजेस का मतलब मजूरी, अगर हम लोग पे करेंगे तो हमारे लिए एक्सपेंस, कैरेज टेम्पो भाड़ा, लारी भाड़ा पे करेंगे तो हमारे लिए एक्सपेंस। तो ये दोनों एक्सपेंस हो रहे तो दोनों को डेबिट करने का। वेजेस इज अवर एक्सपेंस, so वेजेस अकाउंट डेबिट। कैरेज इज ऑल्सो अवर एक्सपेंस, so कैरेज अकाउंट डेबिट। ये दोनों सिचुएशन में हम लोग पे करते हैं तो हमारे पास से कैश गया तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेस 200, कैरेज 100, टोटल पे किया हम लोग ने 300। थर्ड, फिफ्थ, पेड 500 रुपीज फॉर शॉप रेंट। देखो शॉप रेंट तो हम लोग हर महीने पे करेंगे ना, दुकान का भाड़ा, तो उसके लिए शॉप रेंट ही अलग से अकाउंट ओपन होगा बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। दूसरा 300 फॉर हाउस रेंट, कभी भी पर्सनल एक्सपेंस आता है वो चला जाता है ड्रॉइंग्स में, तो शॉप रेंट के लिए शॉप रेंट अकाउंट डेबिट होगा। हाउस रेंट के लिए पर्सनल एक्सपेंस तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। पे करेंगे तो कैश गया, तो एंट्री लिखेंगे शॉप रेंट अकाउंट डेबिट बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। हाउस रेंट के लिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और ये दोनों सिचुएशन में हमारे पास से कैश गया टू कैश अकाउंट। शॉप रेंट 500, हाउस रेंट 300, टोटल हमारा एक्सपेंस हुआ 800। देन आफ्टर 10, ये सब एक्सपेंस वाले थे। अब आएगी इनकम, 400 रुपीज रिसीव्ड फॉर कमीशन। देखो एक्सपेंस करते हैं तो एक्सपेंस डेबिट होता है, कैश जाता है। अब इनकम होगा तो कैश आएगा और वो इनकम को क्रेडिट करने का। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 400 रुपीज रिसीव्ड फॉर कमीशन, कमीशन मिला है, कमीशन मिलता है तो कैश आता है, कैश आता है तो कैश अकाउंट डेबिट। और कमीशन हमारे लिए इनकम है तो वो इनकम को क्रेडिट करेंगे टू कमीशन अकाउंट।
400 rupees. Then after 12, a check of rupees 800 received for brokerage. ब्रोकरेज के लिए मुझे चेक मिला है, ये चेक जाएगा बैंक में, पैसे जमा होंगे बैंक में. वी आर नॉट द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर. अगर चेक वाला पॉइंट आता है तो सीधा बैंक में डाल देने का. तो रिसीवर के लिए बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे बिकॉज बैंक इज द रिसीवर. और हम लोग को ब्रोकरेज मिला है, तो ब्रोकरेज इज अवर इनकम, टू ब्रोकरेज अकाउंट. 800 rupees. Then after 15, याद रखो अगर हम लोग कोई भी एक्सपेंस करते हैं, कभी भी हमें कोई भी इनकम मिलती है ना, कौन सा एक्सपेंस हुआ वो याद रखने का, कौन सी इनकम मिली है वो याद रखने का, किसको पे किया, किसके पास से मिला, वो नाम याद नहीं रखने का. वो नाम सिर्फ शो के लिए होता है, वो एंट्री में कभी भी लिखा जाता नहीं है. जैसे कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 15, पेड एडवर्टाइजमेंट बिल ऑफ गुजरात समाचार 300. मैंने एडवर्टाइजमेंट बिल पे किया, यानी ये हमारे लिए हुई एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट ओपन होता है. गुजरात समाचार में पे किया, गुजरात समाचार से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने पे किया तो एडवर्टाइजमेंट इज अवर एक्सपेंस, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट. और पे करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट 300. याद रखना एक्सपेंसेस और इनकम में नाम याद रखने का नहीं, कौन सा एक्सपेंस हुआ है, कौन सी इनकम हुई है वो याद रखने का, किसके पास से मिला, किसको पे किया वो याद रखा जाता नहीं है, वो अलग से नीचे नरेशन में शो किया जाता है. 15. देन आफ्टर 20, रिसीव्ड इक्विटी शेयर डिविडेंड ₹500. हम लोग किसी को पैसे उधार देते हैं, उसका ब्याज मिलता है, उसको इंटरेस्ट कहते हैं. अगर मैंने शेयर खरीदा है और उसका इंटरेस्ट मिलता है, उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं. मिला है तो इनकम. तो अगर हम लोग को इक्विटी शेयर डिविडेंड मिलता है तो कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, और डिविडेंड हमारे लिए इनकम होगी तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे 2, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर अकाउंट. इनकम है तो उसको क्रेडिट करेंगे, और हम लोग को इनकम हुई है 500 रुपीज. एसआर कंपनी हैज पेड. एसआर कंपनी ने पे किया, इसका मतलब हमें क्या हुआ, मिला कि नहीं. हैज पेड के नीचे अंडरलाइन करके लिख डालो, दैट इज वी रिसीव्ड. उन्होंने पे किया तो हमें मिला. फिर ऐसा याद मत रखना सर ने तो कहा था पेड होता है तो एक्सपेंस, कभी कभी थोड़ा सोच भी लेने का. हैज पेड, उन्होंने पे किया तो उसके नीचे अंडरलाइन करके लिखना वी रिसीव्ड. हमें मिला है, क्या मिला है, डिबेंचर इंटरेस्ट. जैसे शेयर होता है ना वैसे डिबेंचर भी होता है. इंटरेस्ट मिला है, मिला है तो हमारी इनकम, लेकिन मिला कैसे है, चेक से मिला है. ये चेक मेरे पास आया, गया बैंक में, जमा होंगे पैसे कहाँ पे, बैंक में. आई एम नॉट द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर, तो उसके लिए डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट बिकॉज बैंक इज द रिसीवर. और ये इंटरेस्ट मिला है, इसको हम लोग डिबेंचर इंटरेस्ट कहे तो भी चले, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कहेंगे तो भी चलेगा, दोनों चलता है. तो यहाँ पे लिखेंगे टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बिकॉज इट इज एन इनकम. हमें इंटरेस्ट मिला है 1000 रुपीज. 25, 3000 रुपीज पेड फॉर साइन बोर्ड ऑफ बिजनेस. साइन बोर्ड का मतलब हम लोग हमारे दुकान के शॉप के ऊपर जो बोर्ड लगाते हैं ना, वो 4-5 साल में एक ही बार लगाया जाता है, हर साल हम लोग हमारा बोर्ड नहीं बदलते. तो उसको अगर एक्सपेंस ट्रीट करेंगे तो एक्सपेंस का मतलब तो क्या होता है, जो रेगुलरली हर महीने या हर दिन होता है या हर साल होता है. लेकिन ये तो हर 5-10 साल में एक बार होगा, या तो जब हमें रिप्लेस करने का होगा तब करेंगे. कंसीडर इसको एक्सपेंस करने का, मगर नाम इसमें एसेट्स का लिखने का. साइन बोर्ड, शोकेस बोर्ड, ये सब कुछ चला जाता है फर्नीचर में. तो यहाँ पे फर्नीचर लिखने का, लेकिन उसको एसेट्स नहीं समझने का, उसको क्या समझने का, एक्सपेंस.
तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा और हम लोग ने पेमेंट किया है, कैसे किया नहीं का, इसका मतलब कैश से पेमेंट हुआ है तो कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट 3000। सम नंबर 12, ट्रांजेक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स क्या होता है पहले समझ ले। फॉर एग्जांपल मैं एक व्यापारी हूँ, प्रोड्यूसर, मैं गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, मैं अपने गुड्स होलसेलर को देता हूँ बल्क में, 10,000 मैंने प्रोडक्ट दे दिए। अब ये होलसेलर अलग अलग शॉप में जाके बेचेगा, जिसको हम लोग कहेंगे रिटेलर। प्रोड्यूसर टू होलसेलर एंड होलसेलर टू रिटेलर, इनके बीच में जो डिस्काउंट होता है ना उसको हम लोग कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट से बिजनेस में कोई असर होती नहीं है, प्रॉफिट में भी असर नहीं होती, लॉस में भी असर नहीं होती, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट को सिर्फ माइनस किया जाता है, शो नहीं किया जाता। लेकिन ये रिटेलर कस्टमर को बेचेगा डिस्काउंट से, तो वो डिस्काउंट को हम लोग कहते हैं कैश डिस्काउंट। वो कैश डिस्काउंट की असर होती है बिजनेस में, इसलिए कैश डिस्काउंट माइनस भी किया जाता है, शो भी किया जाता है। याद क्या रखना है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने का, शो नहीं करने का, कैश डिस्काउंट माइनस भी करने का, शो भी करने का। ट्रेड डिस्काउंट तो हम लोग बताते नहीं, सिर्फ माइनस ही करते हैं। कैश डिस्काउंट हम लोग कहां पे बताएंगे, तो डिस्काउंट है ना, दो टाइप के आएंगे, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। अलाउड का मतलब एक्सपेंस, रिसीव्ड का मतलब इनकम। तो ये लिखे कैसे, शॉर्टकट टेक्निक याद रखो, अगर कैश और बैंक अगर डेबिट होता है तो डिस्काउंट भी डेबिट। हनुमान दादा की पूछड़ी याद रखने की, कैश और बैंक बजरंग बली, जहां जहां पे बजरंग बली जाएंगे उसकी पूछ उनके साथ साथ जाएगी। तो कैश एंड बैंक डेबिट होता है तो डिस्काउंट भी डेबिट कर देने का, कैश एंड बैंक क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट कर देने का, क्योंकि दोनों को मिला के हमें टोटल अमाउंट मिलेगी। सम्स में आएगा अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा बैड टैक्स, मुझे किसी के पास से पैसे लेने थे, वो थोड़े से पैसे काट के मुझे देता है तो उसको डिस्काउंट कहते हैं, लेकिन वो देता ही नहीं है तो उसको बैड टैक्स कहते हैं। डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस का काम करता है, बैड टैक्स हमारे लिए लॉस का काम करता है। क्लियर, अब स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 12, राइट जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ परमेश्वर। जर्नल ऑफ परमेश्वर, टू 2014 June 1st. Introduce cash 50,000, stock of goods 10,000, debtors 15,000 and commence a business। मैं 50,000 रुपए कैश लाया, गुड्स लाया 10,000 के, किसी के पास से मुझे पैसे लेने थे 15,000, जो मेरा डेटर्स था, उसके पास से जो पैसे हैं वो मैं बिजनेस में डाल दूंगा। यानी वो डेटर्स भी इनडायरेक्टली आए और मैंने कमेंस किया बिजनेस। कमेंस का इनकॉर्पोरेशन का मतलब दोनों का सेम, बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जो जो चीज अंदर आती है वो सबको डेबिट करो। सबसे पहले कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स आया तो उसके लिए लिखेंगे स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, देन आफ्टर डेटर्स भी आए तो डेटर्स अकाउंट डेबिट। ये सभी चीज लाने वाला ओनर है, ओनर इज द गिवर, जो कुछ भी ओनर लाता है तो वो सबके सब जाता है उसके कैपिटल अकाउंट में, टू कैपिटल अकाउंट। 50,000 रुपीज कैश आया, 50,000 रुपीज कैश आया, 10,000 गुड्स लाए एंड डेटर्स 15,000, इन सबको प्लस करके टोटल कैपिटल 50, 60, 70 एंड 75,000 रुपीज का हम लोग कैपिटल बिजनेस में लाए। ये फर्स्ट। नाउ सेकंड, 10% लोन ऑफ 20,000 इज बोरोड फ्रॉम श्रीमती शारदा। अगर हम लोग लोन लेते हैं तो कैश आता है, तो कैश कम्स इन एंड श्रीमती शारदा इज द गिवर, तो उसको हम लोग करेंगे क्रेडिट। तो इसकी एंट्री होगी कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, एंड हमने लोन लिया तो सिर्फ श्रीमती शारदा से काम नहीं चलेगा, पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये गिवर है लेकिन हुई तो इनडायरेक्टली हमारी लायबिलिटी। लायबिलिटी भी हमेशा क्रेडिट होती है। 11th का सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा तब मैं तुम लोग को लायबिलिटीज के बारे में डिटेल में समझेंगे, तब समझाऊंगा कि लायबिलिटी क्यों क्रेडिट होती है। अभी तो तुम लोग को गिवर के नाम से याद रखना है,
लायबिलिटी याद रखोगे ना तो प्रॉब्लम होगी। तो श्रीमती शारदा इज द गिवर, तो यहाँ पे लिखने का टू 10% श्रीमती शारदा लोन अकाउंट। टोटल हमने लोन ली है 20,000 रुपीज की। अब यहाँ पे हमें कहा है कि हम लोग ने 20,000 की लोन ली है, ये 10% है ना, वो उसका इंटरेस्ट होता है। जब तक हमें ऐसा ना कहो कि ये इंटरेस्ट हम लोग ने पे किया, तब तक ये 10% को कुछ करने का नहीं, सिर्फ एक बार लिख डालने का बस। सेकंड पॉइंट, थर्ड, गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज्ड फ्रॉम रामेश्वर स्टोर एट 10% रेट डिस्काउंट। हमने रामेश्वर स्टोर के पास से गुड्स खरीदा। अगर गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स कम्स इन, अगर गुड्स आता है तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है। और यहाँ पे नाम दिया है, दैट इज नाम दिया है, इसका मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में वो इंसान का नाम याद रखने के लिए हमें बोलने का रामेश्वर स्टोर इज द गिवर। रिसीवर को डेबिट किया जाता है, गिवर को क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू रामेश्वर स्टोर अकाउंट। अब 8,000 में से 10% माइनस करेंगे, 7,200। फिफ्थ डेट, गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड टू गायत्री स्टोर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इसमें हमने गुड्स खरीदा था तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, बिकॉज गुड्स कम्स इन। अब यहाँ पे गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स गोज आउट, आता है तो परचेज डेबिट, जाता है तो सेल्स क्रेडिट। तो इसमें हमें पहले क्रेडिट की इफेक्ट पता चल गई, तो क्रेडिट में लिख डालेंगे गुड्स गोज आउट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट बाद में। नाम लिखा है गायत्री स्टोर, दैट पर्सन इज द रिसीवर, गायत्री स्टोर इज द रिसीवर, तो रिसीवर को डेबिट करेंगे, गायत्री स्टोर अकाउंट डेबिट। अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद लिखेंगे 5,000 माइनस 10%, 4,500। फिफ्थ पॉइंट, नाउ सेवन। देखो इसमें कैलकुलेशन आ रहा है, वो कैलकुलेशन मैं तुम लोग को यहाँ पे बता देता हूँ, तुम लोग को एग्जाम में नहीं बताना है, लेकिन अभी लिख डालना, क्योंकि कहाँ से आया वो पता नहीं चलेगा ना तुम लोग को। Goods of ₹15,000 purchased from Radha Kishan store at 10% trade discount and 10% cash discount, issued check for half amount। हम लोग ने गुड्स खरीदा है 15,000 का, ये जो 15,000 का गुड्स खरीदा है वो हमारे लिए कहलाएगा परचेज प्राइस। तो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरी परचेज प्राइस 15,000, ट्रेड डिस्काउंट का है तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 15,000 का 10% होता है 1,500। याद रखो जो प्राइस में खरीदते हैं उसको परचेज प्राइस कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो आता है उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, 13,500। अब मैं ऐसा नहीं कहूंगा मैंने 15,000 का गुड्स खरीदा था, अब मैं ऐसा समझूंगा मैंने 13,500 का गुड्स खरीदा है। रूल्स क्या कहता है, अगर तुम लोग कैश पे करते हो या चेक पे करते हो ना, तो जितना चेक पे करते हो सिर्फ उसी पे डिस्काउंट देने का, कैश डिस्काउंट, पूरी अमाउंट पे डिस्काउंट देने का नहीं, क्योंकि डिस्काउंट लेके फिर वो पैसे दिए ही नहीं तो नहीं देंगे तो कम, ऊपर से गुड्स भी गया। यानी रूल्स याद रखने का, जितना हमने चेक पे किया उतने ही अमाउंट पे कैश डिस्काउंट लेने का। यहाँ पे लिखा है हाफ अमाउंट का चेक पे किया तो सबसे पहले इसका हाफ लेंगे, 6,750, इसका हाफ लेंगे तो 6,750। मैंने उसको कहा कि मैं 13,500 का गुड्स खरीद रहा हूँ, वो डिस्काउंट कितना देगा, तो उसने मुझे कहा कि मैं 10% तुझे कैश डिस्काउंट दूंगा, लेकिन अभी मैं तुझे हाफ अमाउंट ही दूंगा। तो उसने कहा हाफ अमाउंट देगा तो मैं तुझे हाफ अमाउंट पे डिस्काउंट दूंगा, तो बाकी के हाफ अमाउंट बाद में देना, तो मैं बाद में तुझे डिस्काउंट दे दूंगा। यानी जितना पैसा उसको मिलेगा उस पर उसको डिस्काउंट देंगे। तो इसका 10% कैश डिस्काउंट लेंगे, 6,750 का 10% होता है 675, यानी मैंने जो चेक पे किया होगा ना वो सिर्फ 6,075 का ही पे किया। यानी जितनी अमाउंट का चेक पे करो उतनी ही अमाउंट पे डिस्काउंट मिलेगा, पूरी अमाउंट पे डिस्काउंट लेंगे नहीं। बाकी का हाफ जो बचा है 6,750, ये 0.6750 का फिनिश, अभी भी 6,750 बचा है। अगर उसके बारे में कुछ भी ना कहा तो समझ लेने का मैंने जो गुड्स खरीदा है ना उसके पैसे अभी भी थोड़े पे करने बाकी है।
तो यहां पे हम लोग लिखेंगे पेएबल्स। अब इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, देखो गुड्स मैंने खरीदा तो गुड्स कम्स इन परचेज अकाउंट डेबिट 13500, ये नहीं कंसिडर करने का, अब इसको भूल जाने का। इसमें से मैंने चेक पेमेंट किया 6075 का, मैं चेक पे करूंगा 6075, तो उसके लिए बैंक इज द गिवर, तो बैंक को क्रेडिट करेंगे टू बैंक अकाउंट 6075, जो मैंने कहा वो कैश और बैंक डेबिट हो तो डिस्काउंट डेबिट, कैश और बैंक अगर क्रेडिट हो तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, क्रेडिट वाले डिस्काउंट को हम लोग कहेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। सिक्स सेवन फाइव, बाकी के 6750 पे कर दें, बाकी है। याद रखो जिसके पास से मिलना बाकी होगा ना उसको रिसीवेबल कहते हैं, और जिसको पे करना बाकी होगा ना उसको पेएबल कहते हैं। ये दुनिया में जिनके जिनके पास से पैसे मिलना बाकी है वो सब डेबिट होते हैं। ऑल आर रिसीवेबल, तो ऑल रिसीवेबल डेबिट। जितने जितने लोगों को पैसे पे करना बाकी है वो सबके सब क्रेडिट होंगे, बिकॉज ऑल आर पेएबल्स। तो ये टेक्निक याद रखना, ऑल रिसीवेबल डेबिट, ऑल पेएबल्स क्रेडिट। ऐसे याद नहीं रहता तो सिंपल, दैट पर्सन इज द गिवर, गिवर को क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पे हमारे लिए पेएबल कहलाएगा राधा किशन, टू राधा किशन अकाउंट 6750। अगर तुम लोग ने ये अमाउंट में लोचे मारे हैं ना तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम नहीं आएगा। देखो ये 13500 डेबिट का आया, ये तीनों तीन को प्लस करोगे तो भी 13500 आना चाहिए। अगर नहीं आया तो समझ लेने का तुम लोग ने ऊपर या तो नीचे कहीं पे गड़बड़ की है। चलो क्लियर। पॉइंट नंबर 7, नाउ पॉइंट नंबर 10, एन ऑर्डर ऑफ 5000 रिसीव्ड फ्रॉम विभूति टू सेंड गुड्स। हमें ऑर्डर मिला है विभूति के पास से 5000 रुपए का गुड्स भेजना, जब तक हम लोग गुड्स दे नहीं देते उसको तब तक के लिए हमारे लिए कहलाएगा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो 10 नंबर के लिए नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। देना 12, 10 तारीख को जो ऑर्डर मिला था ना, एज पर द ऑर्डर ऑफ विभूति सेंड गुड्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट पेड 50 रुपीज कैरेज इन कैश। देखो एसेट्स खरीदते हैं ना तो एक्सपेंस एसेट्स में प्लस होता है, लेकिन ये तो गुड्स खरीदा या तो गुड्स बेचा है, तो गुड्स खरीदते वक्त या गुड्स बेचते वक्त जो एक्सपेंस होता है वो अलग से बताने का, वो कभी कॉस्ट प्राइस में ऐड नहीं होता, गुड्स के लिए अलग ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हमने वो गुड्स विभूति को सेंड किया, नहीं हमारे लिए हुआ सेल्स। विभूति इज द रिसीवर, तो विभूति इज द रिसीवर, विभूति अकाउंट डेबिट, गुड्स गोज आउट टू सेल्स अकाउंट। अब इसकी अमाउंट कहां से निकालेंगे, 10 नंबर में 5000 रुपए दिए थे वो हमारी सेलिंग प्राइस है, 12 नंबर में ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो 5000 में से 10% माइनस करेंगे, वी विल गेट 4500। ये जो मैंने गुड्स बेचा ना उसकी एंट्री सेम डेट वापस से लगाएंगे। अब जो 50 रुपए का जो कैरेज हुआ है उसकी एंट्री अलग, कैरेज इज अवर एक्सपेंस, तो कैरेज अकाउंट डेबिट एंड कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट 50 रुपीज। 15 नंबर, विभूति बिकेम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब अब वो पैसे नहीं दे सकती। बैड डेब्ट्स रिकॉर्डेड 300, अ चेक रिसीव्ड फॉर रिमेनिंग अमाउंट। मुझे है ना विभूति के पास से पैसे लेने थे 4500, उसमें से 300 रुपए वो नहीं देने वाली, जो पैसे नहीं मिल सकते उसको कहते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स हमारे लिए लॉस कहलाता है, और बाकी के पैसे हमें कहा है कि बाकी के पैसे का चेक मिल गया। जब हमें चेक मिल जाता है और बैड डेब्ट्स हो जाता है इसका मतलब अब हमें विभूति के अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी का अकाउंट क्लोज करना हो, यानी इन शॉर्ट हम लोग इसका अकाउंट क्लोज कर देंगे, क्योंकि जितने पैसे मिलने वाले थे मिल गए, जितने नहीं मिलने वाले थे वो बैड डेब्ट्स में चले गए। तो जब हम लोग किसी का अकाउंट क्लोज करते हैं ना तो पहले चेक करने का हमने विभूति को क्या किया था, अगर यहाँ पे डेबिट किया है तो उसका अकाउंट क्लोज करने के उसको क्रेडिट कर देने का, अगर हमने क्रेडिट किया है तो उसका अकाउंट क्लोज करने के उसको डेबिट कर देने का। ऐसे याद नहीं रहता तो विभूति इज द गिवर, गिवर को क्रेडिट करो।
तो सबसे पहले जो पैसा मिला वो चेक से मिला है, बैंक इज द रिसीवर। जो पैसा मिला उसके लिए बैंक इज द रिसीवर। जो पैसा नहीं मिला वो हमारे लिए बैड डेब्ट्स कहलाएगा। बैड डेब्ट्स इज अवर लॉस, और लॉस को डेबिट करेंगे। सो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। और अब विभूति का अकाउंट क्लोज कर दो। किसी का भी अकाउंट क्लोज करना हो तो रिवर्स कर देने का, पहले हमने डेबिट किया था, विभूति को क्रेडिट कर देंगे। टोटल मुझे विभूति के पास से लेने थे 4500, उसमें से 300 रुपए का बैड डेब्ट्स हुआ, यानी बाकी के पैसे मुझे मिले चेक से, दैट इज 4200। चलो क्लियर। 2 पॉइंट बाकी है, यहां पे करवा देते हैं। सम नंबर 12 का 16। ऑन पेएबल अमाउंट टू अनूप 1050, मुझे अनूप को पे करने थे 1050 रुपए। पेड 1000 बाय चेक एंड सेटल द अकाउंट। जब सेटल वर्ड दिया हो ना तो बैड डेब्ट्स नहीं आता, तो डिस्काउंट आता है। क्लियर। सेटलमेंट करो, सेटल करो, तब डिस्काउंट ध्यान में लेने का। मुझे टोटल पे करने थे अनूप को 1050 रुपए, तो मैंने पे किया। पे करेंगे तो अनूप इज द रिसीवर, तो एंट्री में लिखेंगे अनूप अकाउंट डेबिट। चेक पेमेंट हुआ है तो बैंक इज द गिवर टू बैंक अकाउंट। और डिस्काउंट, अगर कैश और बैंक डेबिट हो तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश और बैंक अगर क्रेडिट हो तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। मुझे अगर कम मिलता है ना, कम मिलता है तो डिस्काउंट एक्सपेंस कहलाता है। मैं कम पे करता हूं तो डिस्काउंट इनकम कहलाती है। मुझे पे करने थे 1050, मैंने 1000 ही पे किए, 50 रुपए कम पे किए कि नहीं, तो मुझे फायदा हुआ। वो फायदे को हम लोग कहेंगे डिस्काउंट। और क्रेडिट वाली डिस्काउंट को हम लोग कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। देखो अमाउंट कैसे लिखेंगे, मुझे टोटल पे करने थे 1050 रुपीज। 1000 रुपीज का चेक गया और 50 रुपीज डिस्काउंट। और लास्ट रिसीव्ड 1500 फॉर रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स ऑफ ईमानदार। एक इंसान था जिसका नाम था ईमानदार, उसके पास से पैसे लेने थे 1500, वो हो गया बेईमान, पैसे नहीं दे पाया, तो उसका अकाउंट क्लोज करके मैंने डाल दिया किसमें, बैड डेब्ट्स में। अगर किसी का अकाउंट क्लोज करके बैड डेब्ट्स में डालते तो जब वो पैसे वापस देने आते हैं तो उसका अकाउंट वापस से ओपन नहीं करने का। तो उसके लिए एंट्री कैसे याद रखने की, कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स वापस आया, उसको हम लोग कहते हैं बैड डेब्ट्स रिटर्न, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिसीव्ड। तो वो इनकम लिखने का यहाँ पे, वो इंसान का नाम लिखने का नहीं। तो सर इसका अकाउंट वापस से ओपन करना हो तो वापस से अगर हम लोग उसको गुड्स बेचेंगे तो वापस से अकाउंट ओपन होगा, तब तक उसका अकाउंट ओपन करेंगे नहीं। तो पैसे मिले हैं तो कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स रिटर्न हुआ तो बैड डेब्ट्स रिटर्न इज अवर इनकम। सो बैड डेब्ट्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा, अमाउंट 1500।